हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी जो पहले से जो वीडियो है इस जेनेटिक्स के चैप्टर की उनको सीक्वेंस में देख लिया होगा, क्योंकि इस चैप्टर की जब आप फर्स्ट वीडियो से लेके कंटिन्यूटी में आज की वीडियो तक जो भी प्रीवियस वीडियो बनी है उनको एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए टॉपिक को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि हम बीच में से, क्योंकि क्या होता है कि जब हमने किसी सिलेबस को डिजाइन किया गया है तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाते हैं और उसी क्रम के अंदर जब पढ़ते हुए जाएंगे तो टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। अब अगर कोई बच्चा इस वीडियो को डायरेक्ट शुरू करता है कोडोमिनेंस को समझना, तो इससे पहले उसने अगर ये नहीं पढ़ा है द व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो फिर वो इस वीडियो को सीधा डायरेक्टली बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। समझ तो पाएगा लेकिन कुछ चीजें उसकी मिसिंग हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि इससे पहले इसी चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप जरूर देखें और उसके बाद में आप समझना शुरू कर लें इस टॉपिक को भी। तो अभी अपना टाइटल का नाम है, आज का जो विषय है वो है कोडोमिनेंस, जिसे हम बोलते हैं सह प्रभाविता। पहले टाइटल लिखते हैं फिर अपने देखते हैं कैसे करेंगे काम को। को का मतलब ही होता है सह, को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। व्हाट इज द मीन ऑफ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। तो को का मतलब होता है साथ में, सह। और डोमिनेंस यानी कि दो ऐसे कैरेक्टर है जो दोनों ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। पहले मैं एक बार एक जनरल एग्जांपल लेता हूं आपके सामने प्रभाविता के बारे में, तब हम सह प्रभाविता की बात करेंगे। अपूर्ण प्रभाविता थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है। हमने मान लेते हैं कि गाय, आप जानते हैं काऊ क्या होती है। काऊ में स्किन का जो हेयर्स है, हेयर्स के कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ आपने काऊ देखी है जिसके हेयर है वो रेड कलर के हैं। कुछ ऐसी आपने काऊ देखी है जिसके हेयर्स का कलर व्हाइट होता है, जिससे उन काऊ को देखने पर हमें एक रेड काऊ दिखती है, दूसरी व्हाइट काऊ दिखती है। वो स्किन के कलर की वजह से नहीं है, हेयर्स के कलर की वजह से है, रेड कलर और व्हाइट कलर। अब यहां पे मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, उसको आप पहले समझेंगे। हमने कहा कि जब रेड और व्हाइट, यहां पर थोड़ा डायग्राम में देख लेंगे, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। हमने ये कहा हेयर्स कलर की बात कर रहा हूं मैं, हेयर कलर्स ऑफ काउ। इसका मैं आपके सामने डिस्कशन करना चाह रहा हूं पहले, वो फिर आपको समझ में आ जाएगा। हम एक बार के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि एक ऐसी काऊ जिसके हेयर कैसे हैं, रेड है, ठीक है, रेड है, और उसका हमने क्रॉस कराया उस काऊ से जिसके हेयर्स के कलर था व्हाइट, और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें रेड कलर आ गया। मान लेते हैं, होता नहीं है ऐसा, मान लेते हैं, यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रेड और व्हाइट, उनमें से केवल एक ही कलर आया है, तो इसको तो हम कहते हैं डोमिनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। यानी हमने कहा ओनली सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन और द ऑफ स्प्रिंग, तो हम बोलते हैं इसको डोमिनेंस। अभी हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमने जब रेड हेयर कलर और व्हाइट हेयर कलर इनका जब क्रॉस ओवर कराया तो यहां पर आगे पिंक कलर के हेयर्स आ गए। आप जानते हो रेड और व्हाइट की मिक्सिंग से क्या होता है, पिंक कलर जनरेट होता है। तो यहां पे रेड भी आ रहा है और व्हाइट भी आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस when both the contrasting character when both the contrasting characters expressed into the offspring, ये कह सकते हैं द ब्लेंडिंग ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग, ब्लेंड हो गया, रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स किया पिंक बन गया, ऐसा ब्लेंडिंग हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर हम ये कहें कि जब रेड हेयर की काऊ का क्रॉस कराते हैं व्हाइट हेयर वाली काऊ के साथ,
और आपको रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि जो काऊ की स्किन का कलर है वो कहीं पर तो है ऐसे, है ना, इस तरीके से। कहने की बात ये है, जब दोनों ही ट्रेट, दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, साइमल्टेनियसली एक साथ और कंप्लीट अपना इफेक्ट दिखाए, तो वो काऊ कैसे आ जाएगी? स्पॉटेड, ठीक है ना, स्पॉटेड विद रेड एंड व्हाइट हेयर्स, व्हाइट हेयर्स, चकतेदार हो गई है। ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। इसको बोलेंगे हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। ऐसे काऊ का अभी मैं यहाँ पर आपको फोटो दिखा दूंगा, यहाँ पे फोटो लगा देंगे अपने। तो कहने की बात है, आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ डोमिनेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और व्हाट इज द मीन ऑफ द कोडोमिनेंस। तो ये जो मैंने बताया एक्सपेरिमेंट, काऊ में ऐसा होता है। ये दोनों होते नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री कॉन्सेप्ट। यानी कि जब कभी रेड हेयर की काऊ का क्रॉस व्हाइट हेयर वाली काऊ से कराते हैं, तो रेड कलर नहीं आता है, पिंक कलर, यानी ब्लेंडिंग नहीं होती है। कैसे होता है? स्पॉटेड काऊ आ जाती है। आपने बहुत सारी ऐसी काऊ देखी कि जो चकतेदार है, उसकी बॉडी में ब्लैक और व्हाइट स्पॉट है। किसी में आपने देखा होगा रेड और व्हाइट स्पॉटेड स्पॉटेड होते हैं। बोथ द कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली साथ साथ प्रकट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। इस कोडोमिनेंस को समझने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो है ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन दिस कोडोमिनेंस एफिशिएंटली। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, दूसरा ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप ए वाले का जीनोटाइप है आई ए और आई ए, और ब्लड ग्रुप बी वाले का जीनोटाइप है आई बी और आई बी। और जब जीन्स सेम होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन है। क्या बोलते हैं इसको? होमोजाइगस है। यहां पर भी दोनों आई बी और आई बी है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये भी कैसा है? होमोजाइगस है। होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप है बी है। पहले इस क्रॉस को समझते हैं, फिर मैं इसका रीजन आपको बता दूंगा। देखिए, जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, इसमें भी गैमेटोजेनेसिस होगा। इसके गैमेट में जीन्स क्या होंगे? आई ए, इसके जीन में क्या होगा? आई बी, ठीक है ना। ये हो गया आई ए वाला गैमेट है, और ये क्या? आई बी वाला। यहां पर आई बी दो बार लिखा था, क्योंकि ये कैसा है? डिप्लॉइड कंडीशन है। और गैमेट्स कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक लिया, और इन दोनों में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में व्हाट इज द जीनोटाइप? दैट इज द आई ए एंड आई बी। एंड दिस आई ए एंड आई बी क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप? यहाँ पे ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, ब्लड ग्रुप बनेगा इनटू द F1 जनरेशन, यानी कि यहां लिख देते हैं F1 जनरेशन। अब देखो यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं हो रहा है, मेंडल के प्रभाविता का नियम नहीं हो रहा है। कैसे? कि we are going to cross between the two contrasting character of a single character, that is the blood group. Blood group is a character, and the contrasting traits are the blood group A and the blood group B. In the F1 generation, अगर ब्लड ग्रुप ए होता तो हम कहते लो डोमिनेंस है। इफ blood group B expressed into the F1 generation, then we say the law of dominance है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है? both the contrasting traits, that is blood group A and B, both the contrasting traits into the F1 generation expressed simultaneously in the form of blood group A और B। दोनों विपर्यासी लक्षण
जो कि रक्त समूह ए और रक्त समूह बी है, दोनों साथ साथ F1PD में प्रकट होते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सह प्रभाविता कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। और जब इन पौधों का हम क्या करा दें, ऐसे पौधे क्या कहें, यहाँ तो एनिमल की बात चल रही है, जब हम F1 जनरेशन के AB ब्लड ग्रुप का अगेन अपने क्रॉस ओवर कराएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स आएंगे, जिसका मैं अभी यहाँ डिस्कशन नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं आपको इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये ब्लड ग्रुप ए और बी कैसे बना, ए बी ब्लड ग्रुप ऐसे आया है। तो यहाँ पे इसका रीजन कह देते हैं या एक्सप्लेनेशन की मैं बात कर लेता हूं कि सबसे पहले ये एक एलिल है IA, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ए के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये IA क्या करेगा? ये एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम बनाता है। एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम, समझते रहे आप। तो ये क्या करेगा? दिस एलिल सिंथेसाइज किसको करेगा? सिंथेसाइज्ड ये करेगा, यहां लिख देता हूं मैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम, इसको सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइजेज एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन ट्रांसफरेज, IALL सिंथेसाइजेज एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन एंजाइम को बनाएगा। अब बनाएगा तो आगे इस एंजाइम से क्या होगा वो देखते हैं। यहां पर देखें, ये है एक RBC, समझिएगा ये क्या है? RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीजन होता है H एंटीजन। ये है H, एक एंटीजन है H एंटीजन। और ये H एंटीजन कहां पर है? RBC की मेम्ब्रेन में है, RBC की मेम्ब्रेन में है H एंटीजन। और ये क्या चीज है मैं लिख देता हूं, RBC है, ये हो गई RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीजन है। और इधर क्या किया है आप देखो, यहां मैंने कहा, और इसके अंदर एंटीजन है कौन सा? IA है, RBC में क्या है? IA है। ये IA क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम का फंक्शन क्या? व्हाट इज द फंक्शन? इट्स नेम इज सेइंग दैट दिस एंजाइम इज able to transfer, this enzyme is able to transfer an acetyl glucosamine कहां? to the H एंटीजन। ये क्या करेगा? H एंटीजन में क्या जोड़ देगा? एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन का ट्रांसफर कर देगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन का ट्रांसफर कर देगा। एंजाइम का नाम ही है ट्रांसफरेज। इससे क्या होगा? H एंटीजन के साथ जब एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन बन जाएगा तो ये प्रोड्यूस करेंगे ए एंटीजन को। ये क्या करेगा? ए एंटीजन बना देगा, ए एंटीजन बन जाएगा। ये काम होता है IA का। अब देखो यहां पे IB जो है IB एलिल है, ये क्या काम करता है? IB एलिल है, ये भी सिंथेसाइज करेगा गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज का। ये क्या करेगा? ये भी एक एंजाइम बनाता है, सिंथेसाइजेज। ये किसका सिंथेसाइजेज करेगा? ये सिंथेसाइज करता है गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का सिंथेसिस करेगा। IBL is able to synthesize the galactosyl transferase. What is doing this enzyme? Transferase is the enzyme which can transfer any molecule. That's why we say transferase. किसका ट्रांसफर? गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज एक शुगर होती है, उसका ट्रांसफर करेगा, इसलिए एंजाइम का नाम है गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। अगेन यहां पर भी क्या हो रहा है आप देखो, ये है एक RBC, जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूं। और इस RBC की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस RBC कंटेन्स H एंटीजन होता है,
ये हो गया एच एंटीजन, और कहां पर है, आरबीसी की मेम्ब्रेन है। सब कुछ मैं डायग्राम में ऐड कर दूंगा, आपको कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो भी बोल रहे हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन में एस एंटीजन होता है, और ये एंजाइम इसके साथ में क्या ऐड कर देगा, गैलेक्टोज को ट्रांसफर कर दिया। इस एंजाइम ने ट्रांसफर कर दिया एच एंटीजन में, किसका, गैलेक्टोज का। तो उससे रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ये बना, इससे प्रोड्यूस हो गए, सिंथेसाइज हो गए बी एंटीजन। बी एंटीजन है वो सिंथेसाइज्ड हो गए। IA allele can synthesize A antigen and BIB allele can synthesize the B antigen, और here into the F1 जनरेशन दोनों टाइप के एलिल है, ठीक है ना। यहां पर F1 जनरेशन में दोनों है, क्या है, दोनों एलिल है, IA भी है और IB भी है। तो ये क्या करेगा, दोनों एंटीजन होगा, इसमें क्या होंगे, ये एंटीजन A भी बन जाएगा और प्लस में एंटीजन B भी बन जाएगा, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। ये रीजन है, एक्सप्लेनेशन है कि यहां पर A और B है ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का, लेकिन ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप AB क्यों हुआ। हमने कहा IA allele by this process synthesizes antigen A and the IB allele synthesizes the B antigen, and in the F1 generation both the alleles are found in a offspring। एक ही संतति में दोनों प्रकार के एलिल है, तो दोनों प्रकार के एंटीजन का सिंथेसिस हुआ, इसलिए यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप हुआ। दोनों ब्लड ग्रुप एक साथ प्रकट होते हैं, ए बी और बी बी, ए बी बना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं या सहप्रभाविता कहते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है, और इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने का काम ही नहीं है, सारा का सारा आपके सामने। जब एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द कोडोमिनेंस है, ज्यादा आंसर का लैंग्वेज मत लिखो, इस तरीके से आप डायग्रामेटिकल जब समझेंगे तो एग्जाम में लर्न करने में आपके लिए इजी रहेगा, और एग्जाम में जब आप डेस्क्रिप्टिव में लिखोगे तो एग्जामिनर को आंसर बुक को चेक करने में आसानी रहेगी, तो आपके मार्क्स से ज्यादा एनहांस हो पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से विद कॉन्सेप्ट है वो सब तो पहले से क्लियर होता है कोडोमिनेंस के बारे में, है ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, और मैं आपको फिर बता रहा हूं इस चैप्टर के जैसे ओवर होगा, चैप्टर के बाद में जैसे खत्म हो जाएगी सारी वीडियोज है, तो आप सभी को गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स के लिए, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो मस्त होकर के पढ़ाई करो और अपना रिजल्ट लो और सब्जेक्ट को समझें, ताकि आपके परिणाम बेहतर हो। विज्ञान को समझने की कोशिश करनी है, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस, नॉट द रॉट लर्निंग।